और मैं अभी जो कह रहा हूँ वो एक पूर्व पत्रकार की हैसियत से कर रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारिता अभी मैंने लंबे अरसे तक की है और सौभाग्य से सूचना आयुक्त भी बनने का अवसर मिला है। केवल झारखंड में ही नहीं, केवल बिहार में नहीं, आप देश में और देश के अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो तमाम आयोगों में आपको कर्मचारियों की कमी दिखेगी, संसाधन की कमी दिखेगी। और इस चीज का अध्ययन करना चाहिए, मीडिया को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि आखिर तमाम आयोगों में ही कर्मचारियों और संसाधन की कमी क्यों रहती है। एक पत्रकार की हैसियत से मेरा यह मानना है कि तमाम आयोगों का गठन संसद या विधानसभा से किया गया है और इसकी परिकल्पना इसलिए की गई कि लगा कि एग्जीक्यूटिव अपने कामों को ढंग से नहीं कर पा रहा है, या अगर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए आयोगों का गठन किया जाए। तो एक तरीके से अगर इसको हम देसी भाषा में कहें तो एग्जीक्यूटिव के लिए यह लगता है कि वो हम पर निगरानी रख रहा है, तो उसको कमजोर किया जाए। अगर हम ये कहें कि अगर एक तरीके से इस भाषा का हम इस्तेमाल करें कि उनको ये लगता है कि ये मेरा सौतन है, तो कोई पत्नी ये नहीं चाहती कि मेरा सौतन फले फूले। तो आज तमाम इसलिए ये अब लेजिस्लेटिव की जिम्मेवारी है, नेताओं की जिम्मेवारी है कि वो इस चीज को समझे कि क्योंकि ये इसका निर्माण तो लेजिस्लेटिव ने ही किया है ना, एग्जीक्यूटिव ने तो किया नहीं है। ये संसद या विधानसभा में ही आयोगों का गठन हुआ है, तो वो आपने गठन तो कर दिया, बहुत अच्छी पहल आपने की, लेकिन ये सशक्त हो, ये अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में सफल हो, उसके लिए जरूरी साधन संसाधन मैन पावर उसको उपलब्ध रहे। ये लेजिस्लेटिव अगर देखे तो मुझे लगता है कि आयोगों के गठन के जो मूल उद्देश्य हैं वो प्राप्त किया जा सकेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। हमारे साथ झारखंड के पूर्व कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु चौधरी जी हैं। आज हमारे दफ्तर में है। इनका सूचना के क्षेत्र में कई सारी महत्वपूर्ण केसेस रही हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो हम इनसे जानेंगे आरटीआई से जुड़ी बातें, आरटीआई एक्टिविस्ट के हालात और आरटीआई के मामलों के हालात अभी कैसे हैं देश भर में। सबसे पहले सर, आरटीआई जिसको एक बहुत अच्छे मोटिव के साथ बनाया गया, आपके हिसाब से अब इसकी स्थिति कैसी है? ये देखिए, स्थिति अभी बुरी इतनी नहीं है कि चिंता की जाए, लेकिन इसको कमज़ोर करने की कोशिश जब से एक्ट बना है तब से हो रही है। एक्टिविस्ट को परेशान करने की, उनकी हत्याएं होने के सिलसिले पहले भी थे, आज भी छिटपुट खबरें आती हैं। लेकिन इस पर मेरा ये कहना है कि जब देश की आज़ादी का संग्राम चल रहा था तो उस समय भी देश के लिए लड़ने वाले और देश को आज़ाद कराने में जो अपनी आहुति दे रहे थे, वो लोग भी तमाम यातनाओं और तमाम प्रताड़नाओं के बाद रुके नहीं। अगर रुक जाते तो देश आज़ाद नहीं होता। तो आज जो एक्टिविस्ट हैं उनके लिए भी मेरा संदेश ये है कि आपको प्रताड़ित किया जाएगा, यातनाएं दी जाएंगी, लेकिन अगर आप रुक गए तो षड्यंत्रकारी जीत जाएंगे। आप देश को आज़ाद करने वाले सेनानियों को याद करें और देखें कि उन लोगों ने क्या यातनाएं झेली थी, और कुछ अच्छे लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए एक्टिविस्ट को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। उन लोगों को इन सब से निपटते हुए लक्ष्य हासिल करना है, और इस एक्ट का लक्ष्य ये था कि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आप किसी चीज को कोसे ना, कोसने की जगह आप सूचना मांगकर उस चीज का पर्दाफाश करें। मामले कई लंबित भी होते हैं, तो लगभग ये लंबित मामले जो रह जाते हैं या फंसे रहते हैं, उनका रेशियो क्या है और वो किस कारण से उन्हें स्लो किया जाता है, उनके प्रोसेस को? देखिए, प्रोसेस को स्लो नहीं किया जाता है। प्रोसेस एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है या होता है, या इसके पीछे वजह क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि किसी आयोग के पास आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। ये सरकारों के पास होता है, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास। आप देखेंगे कि अधिकतर राज्यों में सूचना आयुक्तों के जितने निर्धारित पद होने चाहिए खाली हैं। अगर हम उदाहरण झारखंड का ले तो आज मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद, मैं 9 मई को सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मई के बाद आज जनवरी का माह है, आज तक वहाँ एक भी आयुक्त नहीं है। मैं जिस समय सेवा मुक्त हुआ था उस समय तकरीबन 7-7.5 हज़ार मामले लंबित थे। और मेरे सेवानिवृत्त हुए आज 7 से 8 महीने हो गए। जब मेरे सुनवाई करते हुए
उतने मामले लंबित थे, तो अब इन जितने दिन से सुनवाई बंद है, स्वाभाविक है कि लंबित मामलों की संख्या 15,000 से ऊपर ही चली गई होंगी। और स्वाभाविक है कि नियुक्ति कब होगी और नियुक्ति जब होगी तो सुनवाई का स्पीड क्या होगा, निष्पादन किस स्तर से होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। और ये झारखंड में भले ही अभी नियुक्ति नहीं हुई है, आयोग में आयुक्त नहीं है, लेकिन अधिकतर राज्यों में आयुक्तों की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस केस में आप बता रहे हैं कि अभी तक अगर संख्या 15,000 हो गई है तो वो जो एक्टिविस्ट हैं वो किन से मदद मांग सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो? नहीं, आज के तारीख में तो कोई उपाय नहीं है उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि जब आयुक्त ही नहीं है, आप ये मान लीजिए कि अगर कोर्ट में जज नहीं होंगे तो कौन सुनवाई करेगा? सुनवाई तो कोई सबऑर्डिनेट अधिकारी नहीं कर सकता है ना। वो तो जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, संवैधानिक व्यवस्था को तो कोई नहीं बदल सकता है। संवैधानिक व्यवस्था ये है कि आयुक्त ही सुनवाई करेंगे, आयुक्त है नहीं तो सुनवाई नहीं हो रही है। आयोग से सेवानिवृत्ति का उम्र है 65 साल। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं उन्हें ही इस विभाग में, इस सूचना आयोग में रखा जाता है। तो ऐसा भी बहुत मामलों में हो सकता है कि जिन्होंने खुद अपने ज़माने में सूचना को छुपाई, अब उन्हें सूचना के अधिकार का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो करप्शन तो वहाँ पे भी आ सकता है। ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मैं किसी सरकारी अधिकारी की क्षमता या उनकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। हमारे कई IAS अफसर, IPS अफसर या जो भी राज्य सेवा के अधिकारी हैं, वो भी कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, उनमें क्षमता है। सरकार अगर सही मायने में चाहती है कि अच्छे लोग आएं, तो मेरी एक सलाह है, या जब हम सूचना आयुक्त थे तब भी मेरे मन में एक टीस थी कि सरकार अगर इस पूरे प्रकरण को में सुधार चाहती है ईमानदारी से, तो उसका बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि सेवानिवृत्ति की उम्र जो 65 साल है उसको 60 कर दिया जाए। क्योंकि 60 अगर कर दिया जाएगा तो सरकारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 60 साल, और अगर आयुक्तों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल होगी तो जिस भी अधिकारी को आना है उसको लगता है कि उसमें ये क्षमता है कि वो अपीलकर्ता को सूचना दिला सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं, तो वो VRS लेके आए, उनका स्वागत होगा। जब तक VRS लेके नहीं आएंगे तो वो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए वो एक टाइम पास का जगह है, सरकारी मकान को बनाए रखने का एक साधन है, सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल करते रहने की निरंतरता का एक प्रयास है। तो वो अगर VRS लेके आएंगे तो स्वाभाविक है कि वो एक लक्ष्य लेके आएंगे और वो चाहेंगे कि हम VRS लेके आए हैं तो हम जो लक्ष्य लेके आए हैं उसको पूरा करें। तो मेरी एक सलाह है कि अगर इसमें सुधार की पहली प्रक्रिया ये हो सकती है, जैसे आपने कहा सरकारी अधिकारी आते हैं, सरकारी अधिकारी आए, क्योंकि संविधान आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि ये भारत में जो हमारे संविधान जो हमको ताकत देता है, आप किसी को किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकते हैं। सरकारी अधिकारी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो कि वो अधिकारी एक लक्ष्य लेकर आए, एक पूरी सोच के साथ आए कि हमको इसमें काम करना है, इसमें हमको परिणाम देना है। दूसरा एक सवाल मेरे मन में ये पनप रहा है कि क्या पैमाना होता है आयुक्त के बहाली का? देखिए, पैमाना तो एक्ट में तय किया गया है कि आप साइंस में, मीडिया में या किसी भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आपका विशिष्ट योगदान रहा हो, मीडिया में आप रहे हों, आप प्रशासनिक सेवा में रहे हों, कई चीज़ के एक्सपर्ट आप अगर हैं या जानकारी आपको है, तो फिर वो एक सर्च कमेटी बनती है, जिसमें सर्च कमेटी में अगर केंद्र की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, 1 मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, 3 लोगों की एक कमेटी होती है। जो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद अब ये किया गया है कि इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी तरीके से एक्सिक्यूट किया जाए, इसलिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आमंत्रित करने के बाद फिर इन 3 सर्च कमेटी की बैठक होती है, उस आवेदन में से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर नाम, अगर केंद्र का मामला है तो महामहिम राष्ट्रपति के पास नाम की अनुशंसा की जाती है, अंतिम मोहर राष्ट्रपति लगाते हैं। अगर राज्य सरकारों की बात करें तो मुख्यमंत्री, एक मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा नामित और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों की सर्च कमेटी नामों का चयन करके अनुशंसा राज्यपाल को करते हैं, राज्यपाल अंतिम मोहर लगाते हैं।
एक्टिविस्टों के हालात की बात करें तो बिहार में हम लोग देखते हैं, मिलते भी हैं, बातें भी होती हैं, हालात बिहार में बुरे हैं। कभी कभी तो हमने ये भी सुना है कि अधिकारी जो है वो आपस में मिली भगत से एक्टिविस्ट को केसेस में भी फंसाना चाहते हैं, या फिर गुंडे बदमाश तो उन पर हमला करते ही हैं, कभी कभी अधिकारी के तरफ से भी उसे प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग माध्यमों से, आपने देखा भी होगा। इस केस में आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन एक्टिविस्टों को कि किस तरह वो अपना बचाव करके रख सकें, पुलिस प्रशासन की मदद से भी और बगैर मदद के भी? ये देखिए, आपने जो ये सवाल किया, ये सवाल मैं भी जब पत्रकार था तो मुझे भी ये लगता था कि इस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि हो सकता है कि कोई एक्टिविस्ट जेन्युइनली सूचना के अधिकार के कारण उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन कई एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि वो अगर कोई गलत काम कर रहा है और उस पर केस हुआ तो वो ये कह देगा कि नहीं, हमको आरटीआई में हमने आवेदन मांगा इसलिए फंसाया गया। तो ये एक बड़ी नैरो लाइन है। इसको हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने संदर्भ की बात कर सकते हैं। हमने इस तरह के कई मामले आए, कई भी अपीलकर्ता ने लिखकर हमको दिया कि सर ऐसे ऐसे मैंने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया, सूचना मांगी, तो हम पर एफआईआर कर दिया गया। हमने संबंधित जिले के डीआईजी को लिखा कि आप इस चीज़ की पड़ताल करें कि क्या उस अपीलकर्ता का कोई अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्या किसी अन्य मामले में संलिप्त है, या सूचना के अधिकार के अमुक तारीख को आवेदन देने के बाद ये मामला का ये किया गया, तो क्या इसको इससे जोड़ के न देखा जाए। डीआईजी की रिपोर्ट आई, डीआईजी ने ये माना कि हाँ, इस अपीलकर्ता का अपराधी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तथ्यपरक ये लगता है कि सूचना के अधिकार आवेदन देने के कारण ही इनके खिलाफ एफआईआर किया गया है। फिर संबंधित एसपी की मैंने फटकार लगाई और संबंधित एसपी को चेतावनी जारी की कि इस तरह के मामले अगर फिर प्रकाश में आए तो हमारे पास जो भी निहित शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हुए आपको दंड देंगे। तो ये अब हम किस तरीके से इसको एक्सक्यूट करते हैं वो आयुक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि वो, क्योंकि देखिए कोई भी जब कुर्सी पर बैठता है तो एक्ट के अनुसार तो उसको काम करना ही है, लेकिन एक्ट के अनुसार काम करते हुए उसको अपने जुडिशियस माइंड भी अप्लाई करना होता है कि उसको सिचुएशन देखना पड़ता है कि आखिर सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है। और स्वाभाविक है कि हम एक्ट में बंधे हुए हैं, एक्ट के दायरे से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे फैसले को हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, दी जाती है। तो हम एक्ट से अगर बाहर जाएंगे तो न्यायालय हमारे फैसलों की समीक्षा करने के लिए बैठा है, लेकिन एक्ट में रहते हुए एक्ट के प्रावधानों के तहत हम अपीलकर्ता के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये हर सूचना आयुक्त अपने हिसाब से अपने बेहतर जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। आपके कार्यकाल के दौरान कोई ऐसी रोचक घटना, कोई ऐसी रोचक वाकया या कहानी जो आपको याद रह गई हो, जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ केस जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो? हजारों केस है, केस के बारे में मेरा कहना उचित नहीं है, किसी भी केस स्पेसिफिक की चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है, और ये पद की मर्यादा भी इस बात की अनुमति नहीं देती है। लेकिन मैंने हर समय अपने कार्यकाल में इस बात को तवज्जो दी कि अपीलकर्ता को शिकायत आयोग से न हो। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मेरे मुख्य सूचना आयुक्त को एक पत्र किसी अपीलकर्ता ने भेजा कि मैं सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के कक्ष में सुनवाई के लिए गया, तो उन्होंने मुझे डांट फटकार कर भगा दिया और ये कहा कि तुम बहुत बड़ा नेता बनते हो, सूचना अधिकार में सूचना मांगते हो, तो इसलिए हमारी केस की सुनवाई हिमांशु शेखर चौधरी के कोर्ट में ना हो। तो मुख्य सूचना आयुक्त के पास चूंकि हमारे संदर्भ की शिकायत थी, तो उन्होंने वो पत्र मेरे पास भेजा। मैंने उस पत्र को अन्यथा नहीं लिया। मैंने उस पत्र के बाद ये सोचा, पहले पता किया कि ये मामला जो अपीलकर्ता है वो किस मामले में है। मैंने जब निकाला रिकॉर्ड, अपने पीए को कहा कि रिकॉर्ड निकालो, रिकॉर्ड निकाला तो पता ये चला कि जिस अपीलकर्ता ने मेरे शिकायत की थी और जिस दिन की घटना का उसने जिक्र किया था, उस दिन की सुनवाई में वो आया ही नहीं था। अच्छा। आयोग में आया ही नहीं था। तो हमने कहा कि नहीं, आखिर इसने ये पत्र लिखा तो इसके सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। हमने उस दिन ही उस शिकायत पत्र पर अपने मुख्य सूचना आयुक्त को पत्र लिखा कि आयोग की निष्पक्षता बनी रहे और अपीलकर्ता के मन में चूंकि आयोग के प्रति अविश्वास का भाव, ये पत्र दिखलाता है कि अविश्वास का भाव है, तो
आयोग को ऐसी पहल करनी चाहिए कि विश्वास बहाल हो। उसके लिए जरूरी है कि पूरे आयोग में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। परिस्थिति क्या थी, मुख्य सूचना आयुक्त, तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे इस आग्रह को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जब हम अड़ गए तो मेरे कक्ष में सीसीटीवी लगाया गया और मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है कि मैंने उसके बाद से अपनी पूरी सुनवाई सीसीटीवी कैमरे में की। इसका लाभ ये हुआ कि अपीलकर्ताओं में एक विश्वास जगा आयोग के प्रति कि नहीं, यहाँ पारदर्शिता है। क्योंकि जिसको पारदर्शिता स्थापित करनी है, अगर उसके कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर आप पारदर्शिता लाने का दावा भी करेंगे तो लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे। तो आज सबसे बड़ी चुनौती तमाम आयोगों के पास ये है कि वो अपने कार्यप्रणाली में, अपनी तमाम निर्णय की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाए, ताकि अपीलकर्ता को ये लगे कि नहीं, यहाँ चीजें गड़बड़ नहीं हो सकती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने सीसीटीवी के कैमरा लगाने के निर्णय के बाद से अपीलकर्ताओं में एक सकारात्मक विश्वास जगा। उनको ये लगा कि नहीं, और उस पत्र को हम अन्यथा भी ले सकते थे, हम उस अपीलकर्ता को दंडित कर सकते थे, अपीलकर्ता के खिलाफ अपने प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये अपीलकर्ता ने अगर कहा है तो कभी न कहीं भी हो सकता है इस तरह की वाकया हुआ होगा, या ऐसे वाकयों की संभावना इनकार नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको जड़ से मिटाया जाए। और उसके बाद मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया मेरे कक्ष में। मुझे लगता है कि देश में पहला सूचना आयुक्त मैं हूँगा, और राज्यों का मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी अब तक की सूचना है कि किसी भी आयुक्त ने कमरे में लगवा के सीसीटीवी में सुनवाई की नहीं थी जो मैंने की। तो आप हिमांशु शेखर चौधरी को सुन रहे थे, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से बातें की। कोई और बात? मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। ये चूँकि मैं झारखंड के संदर्भ की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं अभी जो कह रहा हूँ वो एक पूर्व पत्रकार की हैसियत से कर रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारिता अभी मैंने लंबे अरसे तक की है और सौभाग्य से सूचना आयुक्त भी बनने का अवसर मिला है। केवल झारखंड में ही नहीं, केवल बिहार में नहीं, आप देश में और देश के अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो तमाम आयोगों में आपको कर्मचारियों की कमी दिखेगी, संसाधन की कमी दिखेगी, और इस चीज का अध्ययन करना चाहिए। मीडिया को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि आखिर तमाम आयोगों में ही कर्मचारियों और संसाधन की कमी क्यों रहती है। एक पत्रकार की हैसियत से मेरा यह मानना है कि तमाम आयोगों का गठन संसद या विधानसभा से किया गया है, और इसकी परिकल्पना इसलिए की गई कि लगा कि एग्जीक्यूटिव अपने कामों को ढंग से नहीं कर पा रहा है, या अगर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए आयोगों का गठन किया जाए। तो एक तरीके से अगर इसको हम देसी भाषा में कहें तो एग्जीक्यूटिव के लिए यह लगता है कि वो हम पर निगरानी रख रहा है, तो उसको कमजोर किया जाए। अगर हम ये कहें कि अगर एक तरीके से इस भाषा का हम इस्तेमाल करें कि उनको ये लगता है कि ये मेरा सौतन है, तो कोई पत्नी ये नहीं चाहती कि मेरा सौतन फले फूले। तो आज तमाम, इसलिए ये अब लेजिस्लेटिव की जिम्मेवारी है, नेताओं की जिम्मेवारी है कि वो इस चीज को समझे कि क्योंकि ये इसका निर्माण तो लेजिस्लेटिव ने ही किया है ना, एग्जीक्यूटिव ने तो किया नहीं है। ये संसद या विधानसभा में ही आयोगों का गठन हुआ है, तो वो आपने गठन तो कर दिया, बहुत अच्छी पहल आपने की, लेकिन ये सशक्त हो, ये अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में सफल हो, उसके लिए जरूरी साधन संसाधन मैन पावर उसको उपलब्ध रहे। ये लेजिस्लेटिव अगर देखे तो मुझे लगता है कि आयोगों के गठन के जो मूल उद्देश्य हैं वो प्राप्त किया जा सकेगा। कई अहम ज़रूरी बातें हिमांशु शेखर चौधरी जी ने आपसे कही हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रख सकते हैं। अगर आप भी किसी मामले से जुड़े हैं, आपको मदद चाहिए, हम इस इंटरव्यू के बाद भी हिमांशु जी से संपर्क करके आपकी मदद करने वाले हैं, कर सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livebihar.com पर जाएं। कैमरे के पीछे आकाश है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।